एक बार सभी भाइयों को जय यादव जय माधव। मैं आपके साथ आनंद यादव, मेरे साथ इस समय डॉक्टर अवनीश यादव जी मौजूद हैं, जिनसे मैं लगातार बातचीत करता रहता हूं अपने हर एक मुद्दे पर, चाहे वो अरेंजमेंट का मुद्दा हो, चाहे आला उदल का मुद्दा हो, चाहे वो आज मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बलिया ज़िले में जन्मे वीर लोरिक, जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं, जो बहुत दुखद बात है। और सभी यादवों को, सभी लोगों को, अन्य जाति को भी जानना चाहिए उनकी जो पराक्रम, जो वीरता, जो सारी चीज़ें हैं। और कहा यह जाता है कि जो लोरिकायन लिखी गई है वो यादवों की, अहीरों की रामायण कही जाती है। तो इतनी बड़ी बात और इतना गौरवशाली इतिहास, इतनी सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप, मैं कह रहा हूँ, एक जो सिलसिला चला है, मैंने शुरू किया है कि डॉक्टर अवनीश यादव जी से, या जो भी अपने समाज के जो लोग मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, अच्छे वक्ता मिलेंगे, उनसे जाऊंगा। और जितने भी यादव कुल में गौरवशाली राजा रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है, जिनको कहीं न कहीं इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे, उन पर ये सीरीज चलेगी, उन पर बातचीत किया जाएगा। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बलिया ज़िले में जन्मे वीर लोरिक जी के बारे में। कहा यह जाता है कि जो लोरिकायन लिखी गई है वो यादवों की रामायण कही जाती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जय यादव जय माधव। जय यादव जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। और सभी दर्शकों को हमें गर्व होना चाहिए। मैं बारंबार ये कहता हूँ कि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस कुल में पैदा हुए और हमारा बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है। लेकिन अब कई बातें ऐसी हो गई हैं, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, और अब जो युवा है वो युवा इतिहास की तरफ नहीं देख रहा है। वो युवा कहीं ना कहीं झूठ में और जो तमाम प्रपंच जो रचे गए हैं उनमें फंस गया है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आजकल जो एक नफ़रत की राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम, उसमें फंस गया। हमें उसमें नहीं जाना है। हमें देखना है कि हमारा समाज का क्या इतिहास रहा, हमारे समाज ने इस देश के लिए क्या किया, हमारे समाज के जो योद्धा थे, जो वीर पुरुष थे, उन्होंने माँ भारती के लिए क्या किया। तो इसमें वीर अहीर लोरिक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बलिया की पावन धरती में इनका जन्म हुआ है, जिस बलिया को बागी बलिया नाम से जाना जाता है। मैं कई मरतबा वहाँ गया हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है, वहाँ के लोगों से जब चर्चा हुई है तो बताते हैं कि 1200वीं शताब्दी के आसपास वीर अहीर लोरिक वहाँ हुए, बड़े प्रतापी राजा थे। और उस समय उन्होंने जो आसपास में जो थोड़ा बहुत, तब तक मुगल्स नहीं आ पाए थे, लेकिन कुछ मुसलमानों के कुछ राजा थे जो आके यदा कदा कभी कभी, जो कहते हैं ना, जो चोरी करना या इस तरीके से वो करते थे, तो उनको बड़ा खदेड़ा भगाया। और कभी भी उनको जो है, तकरीबन उन्होंने 60-70 साल शासन किया है, और कभी भी उनकी सीमा में, उनकी रियासत में और उनकी प्रजा को कभी भी कोई बाहरी तत्व परेशान नहीं कर पाया। और उनके ऊपर एक बड़ी गाथा लिखी गई, बड़ी उनके काव्य शैली ईस्ट यूपी में और बिहार में चलती है, काव्य शैली चलती है, जिसको लौरिकायन बोलते हैं, और जिसे हम अहीरों की रामायण भी कहते हैं, जिसमें उनका लौरिक शास्त्र पूरा बताया गया है कि कैसे वो बड़े पराक्रम से लोगों को लड़ते थे। और लड़ने के साथ साथ ऐसा नहीं कि बहुत क्रूर शासक थे, बड़े दरियादिल राजा थे और गरीबों के लिए बहुत मददगार थे। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वो कलयुगी अवतार रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने दुश्मनों को पछाड़ा, ठीक है, अपने पराक्रम से, कौशल से, कूटनीति से शासन किया, और एक दयालु राजा रहे। भगवान कृष्ण एक दयालु राजा रहे। उन्होंने ये कहते हैं कि उनके पास जो गया वो खुश होके आया और वो उनका अपना होके आया। ठीक है, चाहे वो सुदामा रहे हो, चाहे उनकी गोपियाँ रही हों, ठीक है, चाहे मथुरा की भोली भाली जनता रही हो, चाहे ब्रज की जनता रही हो, चाहे द्वारका की जनता रही हो, और चाहे वो 4000 के आसपास रानियाँ जिनको उन्होंने बंधक जो बनी हुई थी उनको आज़ाद कराया था और उन सबको अपनी पत्नी मान लिया था, उनको एक शरण दी थी। पत्नी ना कह के हम ये कह सकते हैं कि उनको एक संरक्षक के तौर पे उन्होंने अपना संरक्षण दिया था। तो तकरीबन इसी पैटर्न पे लोरिक जी का जो गाथा काल है, जो लोरिक जी का शासन काल है, वो इसी तरह का रहा। उनसे उनके शासन में जो प्रजा थी वो खुश थी, कूटनीतिक राजा थे। ठीक है, कभी भी उन्होंने, हर बार ऐसा नहीं कि हर बार युद्ध ही किया, युद्ध उन्होंने मौके पड़ने पे किया, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती थी कूटनीति की, तो कूटनीति से अपने विरोधियों को उन्होंने चकमा दिया।
जनता के ऊपर कभी भी नाजायज़ टैक्स का बोझ नहीं पड़ने दिया। जैसे उस समय सामंतवादी नीतियां चलती थी और लोग ये कहते थे कि राजा और जनता के बीच में बड़ा एक गैप रहता था, और जो मंत्री थे वो टैक्स के नाम पे आम जनता से बहुत लगान की वसूली करते थे। तो लॉरेक जी के यहाँ ऐसा था, गरीबों से लगान ना के बराबर था। लगान छोटे छोटे व्यापारियों से और बड़े बड़े किसानों से लगान लिया जाता था। और इस तरह की तमाम गाथाएं हैं जिनको हमारे युवाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से और बाकी सारे जो यदुवंशी भाई हैं सबको सबसे ये निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आपको गूगल पे लॉरिकायन मिल जाएगी, नहीं तो लॉरिकायन शास्त्र जो है आपको जो बड़े बड़े संग्रहालय हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी और आप उसको ज़रूर पढ़ें। जिस तरीके से हम लोग आला उदल शास्त्र पढ़ते हैं उसी तरीके से हमें वीर अहिर लोरिक की जो गाथा है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, और पढ़ने समझने के साथ ही उसको अपनी निजी ज़िंदगी में भी ढालने की ज़रूरत है कि कैसे एक व्यक्ति अच्छा राजा बन सकता है, अच्छा पति बन सकता है, अच्छा पिता बन सकता है और अच्छा सेवक भी बन सकता है, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकता है। भाई जैसे पहले राजा होते थे, आज के टाइम पे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो हमें लोरिक को एक आदर्श के रूप में, एक कलयुग के भगवान के रूप में देखना चाहिए। और मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर भी एक वेब सीरीज, एक डॉक्यूमेंट्री या एक फिल्म बननी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आला उदल, वीर आला उदल जो मैं गया भी था वहाँ पे, मैंने आपको महोबा से सारी तस्वीर भी दिखाई थी, उनके ऊपर भी फिल्म की बातचीत हमने की थी कि ज़रूर फिल्म बननी चाहिए, यादव समाज आगे आना चाहिए। और यादव समाज के बड़े बड़े जो नेता रहे हैं, राजनीतिक रूप से हम कहीं ना कहीं पीछे नहीं हैं, राजनीतिक रूप से हम कहीं ना कहीं सबल हैं, मजबूत हैं, सबल हैं। और रही बात इतिहास को लेकर के, तो इतिहास जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, आज की युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे जाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम में ना फंस करके उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, अपने जीवन में उसको अमल करना चाहिए। ये सिलसिला लगातार जारी है, चाहे आला उदल जी की बात की मैंने, चाहे वीर लोरिक जी की बात की मैंने, चाहे आप रेवाड़ी रियासत चले जाइए, राव तुलाराम जी हों, और भी जो राजा इधर के हुए थे, विजयनगर साम्राज्य के वहाँ पर जो तमिलनाडु में, और 300 साल तक विजयराज का साम्राज्य जो हमारा रहा, अखंड रहा, जो वहाँ पर मुग़ल भी वहाँ पर हिम्मत नहीं मुग़लों की वहाँ पर जा कर के अपनी राज्य वहाँ पर स्थापित कर पाए या लड़ाई कर पाए। तो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ, आप भी सहमत होंगे इस मेरी बात से, उम्मीद करता हूँ, कि आज तक ऐसी कोई सीरीज़ या कोई परंपरा, ऐसा कुछ बताने की कोई किसी ने प्रयास नहीं किया कि हाँ यादवों की भी ऐसी कोई गौरवशाली इतिहास है, गाथा है। हाँ, केवल भगवान श्री कृष्ण जो हमारे हैं, आराध्य हैं, वो मथुरा में उनको माना गया कि हाँ हम उनके कुल के वंशज हैं, वो हमारे परम आदरणीय हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। बस वहीं तक कहीं ना कहीं हम सीमित रह गए थे। लेकिन वो तो हमारा आराध्य ही है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, जिनके बारे में आज पढ़ना, सुनना, जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से उस समय जब कहीं ना कहीं एक जातिगत भेदभाव भी हो रहा, कहीं पहले के इतिहासकारों ने किया। समझने की ज़रूरत है और अपने इतिहास में पे गर्व करने की ज़रूरत है। और गर्व हम तक कब करेंगे? जब उस इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, गहराइयों तक जाएंगे, तभी कहीं जाके हमें फ़क्र होगा कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देश के लिए, भारत माँ के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी जाति के लिए, हमारे कुल के लिए। देखिए, आप जिस कुल में पैदा हुए हैं तो हमें फ़क्र होना चाहिए कि हम यदुवंशी हैं और हम यदुकुल में पैदा हुए हैं। ठीक, जब हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग अपने आप को फ़क्र से कहते हैं, ब्राह्मण कहता हम परशुराम वंशज हैं, क्षत्रिय कहते हैं हम भगवान राम के वंशज हैं, तो हमें भी फ़क्र होना चाहिए। मुस्लिम्स अपने पैगंबर पे फ़क्र करते, तो हमें भी फ़क्र होना चाहिए भगवान कृष्ण पे, वीर अहिर आला पे। और इससे पहले भी कई राजा हुए, राजा बलि हुए हैं, ठीक है, राजा यदु हुए हैं। तो इस तरीके से सिलसिलेवार बहुत लंबी लिस्ट है और हम लोग इस पे चर्चा करेंगे सिलसिलेवार, हर बार एक राजा पे चर्चा करेंगे। जैसे तमिलनाडु में अभी किसी को नहीं पता है, पहला स्वतंत्रता संग्रामी जो था, उन पे भी आगे चर्चा होगी। अलगू मुथु कोण, कोणार वंश के राजा थे और तकरीबन 30 साल उन्होंने अंग्रेज़ों से लुआ लिया और पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। बाकी मुगल्स और जो उस समय राजपूत, जो अपने आप को बहुत बड़ा जिनका किंगडम मानते थे, वो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक गए थे। कोणार वंश के राजा अलगू मुथु, तमिलनाडु में कोणार वंश है, वो यादव कुल का ही है। तो उन्होंने 32 साल अंग्रेज़ों से युद्ध किया और कई मरतबा उन्होंने अंग्रेज़ों को हराया। तो ऐसी कई गाथाएँ हैं जिन पे हमें चर्चा करने की ज़रूरत है, जिनको हमें समझने की ज़रूरत है।
और इसको इतिहास में और आगे वाली पीढ़ी को उसको महत्व देने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं पहल करूँगा, हम लोग पहल करते हैं कि कोई फिल्म बने, डॉक्यूमेंट्री बने, वेब सीरीज़ बने। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर इधर उधर कुछ देख के और सीरीज या कुछ देख करके अपना समय बर्बाद करते हैं तो आप उधर ना जा करके आप पीछे जाइए थोड़ा। अगर आप यादों की जो हीरो की जो रामायण कही जाती है, लोरिकायन, उसको पढ़िए, उस पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जीवन में जिस भी जहाँ भी हैं आप एक अच्छे भाई बन सकते हैं, एक अच्छे पिता बन सकते हैं, एक अच्छे परिवार को देखने वाले बन सकते हैं, एक अच्छे राजा बन सकते हैं। राजा मतलब परिवार कैसे चलाया जा सकता है, या जीवन के हर एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं आपको सीख मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, अपने कुल पर, अपने यदुकुल पर आपको गर्व हो सकता है। तो ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। फिर अगली वीडियो में किसी और राजा की बात की जाएगी, किसी और प्रतापी राजा, यदुकुल के राजा की बात की जाएगी। तब तक के लिए आप प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कीजिए। जितने अपने यदुवंशी भाइयों में पहुँचेगी वीडियो, उतना ही बढ़िया रहेगा। और आप सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए। डॉक्टर नीरज यादव जी के साथ मैं विदा लेता हूँ और फिर हम मिलेंगे। जय यादव, जय माधव।